नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका प्रीवियस सेशन में पढ़ा गया मोल संकल्पना के बारे में और इसके साथ ही साथ मोलर द्रव्यमान के बारे में बताया गया। क्या होता है मोल संकल्पना, क्या होता है मोलर द्रव्यमान, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से कंप्लीटली जानकारी प्रीवियस सेशन में दिया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसे जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत संगठन के बारे में। क्या होता है प्रतिशत संगठन, इसके साथ ही साथ मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बारे में बताया जाएगा। और किसी भी समीकरण को, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहना है, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। यदि आप वीडियो को सीक्वेंस में देख रहे हैं, जैसे कि हम पार्ट वाइज लेकर के चल रहे हैं, तो सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आप लोग सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन, जिसमें हम जानेंगे क्या प्रतिशत संगठन के बारे में, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। ध्यान देना है सारी चीज़ों पे। किसी भी यौगिक का निर्माण उसके तत्वों से होता है और यौगिक में तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, जैसा कि रासायनिक संयोजन के नियम में बताया भी गया है कि कोई भी यौगिक हो, यौगिक में उसके तत्व एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, यानी कि तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। अर्थात हम कहेंगे कि यौगिक में तत्व का अपना निश्चित प्रतिशत होता है, यानी कि तत्व यौगिक में निश्चित प्रतिशत में समाहित होते हैं और जिस प्रतिशत मात्रा में तत्व यौगिक में समाहित होते हैं वही उस तत्व का यौगिक में प्रतिशत मात्रा कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे हमने परिभाषा को नोट किया है, कोई यौगिक जिन तत्वों से मिलकर के बना होता है, यौगिक के अणु सूत्र में किसी तत्व का कितना प्रतिशत योगदान है, यानी कि यौगिक के अणु सूत्र में कोई तत्व कितना प्रतिशत योगदान दे रहा है, या हम कहेंगे कि तत्व के कितने प्रतिशत में समाहित है, वही उस तत्व का उस यौगिक में या यौगिक के अणु सूत्र में प्रतिशत संगठन कहलाता है। प्रतिशत संगठन के बारे में आप लोग समझ गए। इसको अब हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि पानी, उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि पानी, ठीक है। तो पानी का सूत्र होता है H2O। इसका मतलब है कि पानी में दो तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का कुछ प्रतिशत ऑक्सीजन के कुछ प्रतिशत के साथ मिला हुआ है, तभी पानी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपना प्रतिशत संगठन होता है। तो किस प्रकार से हम किसी भी यौगिक में उसके तत्वों का प्रतिशत संगठन जानते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो देखना है यहाँ पे, सबसे पहले हम पानी का क्या निकाल लेते हैं, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होगा, पानी का मोलर द्रव्यमान, तो उसमें उपस्थित यानी कि पानी में उपस्थित उसके तत्वों का परमाणु द्रव्यमान यदि हम निकाल लेंगे तो उसका मोलर द्रव्यमान पता चल जाएगा। प्रीवियस सेशन में मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए बात कहा गया है, बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार से आप मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं पानी का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2 और इंटू हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 1 और इंटू हो जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, यही बताया गया है। तब क्या होगा, यहाँ पे इसका 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 2 और इसका 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 16, यानी कि हो जाएगा 2 + 16 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 18 ग्राम। तो कहने का मतलब है कि परमाणु द्रव्यमान को हम ग्राम में यदि व्यक्त करते हैं तो वही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, पहले बताया गया है। एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि बार बार ये चीज आ रहा है, अणु द्रव्यमान, या बोला जाए परमाणु द्रव्यमान, या बोला जाए मोलर द्रव्यमान, ये सभी चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। ये सभी चीजें एक ही होती है। किसी अणु का अणु द्रव्यमान निकाला जाता है,
किसी परमाणु का, जैसे कि ऑक्सीजन अकेले परमाणु है तो उसका परमाणु द्रव्यमान होगा कितना 16। तो किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है और इसके साथ साथ है मोलर द्रव्यमान। इसी परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान को हम क्या कर दें, ग्राम में व्यक्त कर दें, तो वही उसका कहलाएगा कौन सा द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान। और किसी भी वस्तु के 1 ग्राम का जो द्रव्यमान होता है वही उसका क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और किसी भी वस्तु का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ये सारी चीजें प्रीवियस सेशन में बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पानी का सूत्र है H2O और इसमें हमने पानी का निकाल लिया मोलर द्रव्यमान। क्या निकाला गया, मोलर द्रव्यमान। अब हमें क्या करना है कि इस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात करना है। देखेंगे किस प्रकार से हम इस यौगिक में इसके तत्वों का प्रतिशत संघटन ज्ञात करें। तो इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र को लिखते हैं। किसी यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत संघटन बराबर होता है तत्व का द्रव्यमान बटे में यौगिक का मोलर द्रव्यमान और इनटू हो जाएगा क्या चीज, तो 100। इस सूत्र को याद रखना है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत संघटन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जल में हमें हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात करना है। क्या चीज, तो H का प्रतिशत संघटन हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमें, यानी कि वही ना तत्व का द्रव्यमान, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान। तो इस यौगिक में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान पता होता है कि 1 होता है और इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा कितना, 2 इंटू हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना निकाला गया, 18 ग्राम। कितना निकल गया, 18 ग्राम। तो ये हो जाएगा 18। जैसे कि इसको यदि हम हल करें तो हो जाएगा 200 बटे में 18। तो ये जो मान निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 11.11। ठीक है, यदि हम 200 में 18 का भाग दे दे तो मान निकल करके आएगा कितना, 11.11। अब ये जो 11.11 है, ये 11.11% पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन है। पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन है। यदि हम कहेंगे कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत संघटन होता है, कितना प्रतिशत मात्रा होता है हाइड्रोजन का, तो वह होता है 11.11%। इसी प्रकार से हम क्या करें कि ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात करें। ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन तो बराबर हो जाएगा, पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु इसमें कितना है, पानी में 1 ही है और उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16। कितना होता है, 16 इंटू हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना निकाला गया, 18 ग्राम। तो इसी 18 ग्राम को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा जो ये मान होगा कितना आ जाएगा, 1600 और अपान हो जाएगा 18। 1600 बटे में हो जाएगा 18। और यदि हम इसको हल करें तो 1600 में 18 का भाग दें तो आ जाएगा 88.89%। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लिए, प्रतिशत संघटन ज्ञात कर लिए। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी यौगिक में उसके तत्वों का प्रतिशत संघटन बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले भी आप लोगों को मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए बताया गया है। तो क्या कर लेना है, यौगिक का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेना है। अब उस यौगिक में कोई तत्व कितने द्रव्यमान में उपस्थित है, उसका द्रव्यमान और इंटू कर लेना है 100 और बटे में कर लेना है यौगिक का मोलर द्रव्यमान, जैसे कि यहाँ पे किया गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं प्रतिशत संघटन। क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत संघटन। इसी प्रकार से हमारे पास एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। हमारे पास एक यौगिक है
एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। ये क्या है? तो एथेनॉल है, एथेनॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस एथेनॉल का ज्ञात कर लेंगे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाए या अणु द्रव्यमान, ये अणु ही ना है, तो अणु द्रव्यमान हम इसका ज्ञात कर ले। अणु द्रव्यमान को हम ग्राम में व्यक्त कर देंगे तो वही मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो हमने अणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बताया हुआ है। यहाँ पे हम इसका क्या कर लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं मोलर द्रव्यमान। किसका? एथेनॉल का। अब ध्यान देना है कि कार्बन के परमाणु की संख्या 2 है। यहाँ पे कार्बन के परमाणु की संख्या 2 है, इंटू कार्बन प्लस हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 6 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, तो 6 इंटू हाइड्रोजन, 6 इंटू हाइड्रोजन। उसके बाद से प्लस ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 इंटू हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि कार्बन का होता है 12, तो 2 इंटू हो जाएगा 12, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि 6 इंटू हो जाएगा 1, और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 1 इंटू हो जाएगा 16, तो इक्वल टू हो जाएगा इसका जो है 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का तो हो जाएगा 24। उसके बाद से प्लस 6 में 1 का करेंगे तो 6 होगा, प्लस 16 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। अब क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6 और 6 12 और 4 6, ठीक है, 6 और 6 12 और 4 16। उसके बाद से 1 और 2 3 और 1 4, ठीक है। तो इसका मोलर द्रव्यमान आ गया 46। कितना आ गया? तो 46 मोलर द्रव्यमान यहाँ पे हमें पता चल गया। किसका? एथेनॉल का। तो यही चीज लिख लेंगे, एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? तो 46 ग्राम, 46 ग्राम पता चल गया। अब इसमें कौन कौन से चीजें हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन हम ज्ञात कर लेंगे। तो कार्बन का यदि हमें प्रतिशत संगठन ज्ञात करना हो तो बराबर हो जाएगा कार्बन का भार, कार्बन का द्रव्यमान, यही ना तत्व है, तो कार्बन का द्रव्यमान और इंटू हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। कितना आ गया? 46, तो ये हो जाएगा 46। ये इसी चीज को हम लिख सकते हैं, कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है 12, 12 में 100 का गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा क्या चीज? 46, यही होगा। उसी प्रकार से हम यदि हाइड्रोजन का निकालें तो हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन बराबर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान। पता है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है इसमें कितनी? तो 6 है, तो 6 इंटू 100, 6 इंटू 100 और अपान हो जाएगा 46 इजकल टू 600 और बटे में हो जाएगा 46। उसी प्रकार से यदि हमें ऑक्सीजन का निकालना पड़े, ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन यदि हम ऑक्सीजन का निकालें तो बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन एक ही है, 2 तो है नहीं, तो इसलिए क्या है? 16 इंटू 100 और अपान हो जाएगा 46। अब इसको करेंगे तो 1600 और बटे में हो जाएगा 46। अब यहां से हम किसका? कार्बन का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, यहां से हम हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं और यहां से हम ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम बहुत ही अच्छे से यौगिक में तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत संगठन क्या होता है? तो किसी यौगिक में उसके तत्व कितने प्रतिशत में उपस्थित है, वही प्रतिशत मात्रा उस यौगिक में उस तत्व का प्रतिशत संगठन कहलाता है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम समझेंगे क्या? एनसीईआरटी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र। तो इसको आप लोग फटाफट नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद से हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक हम जानेंगे मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में। अभी आप लोगों ने पढ़ा प्रतिशत संगठन के बारे में कि किसी भी यौगिक में उसके तत्वों का प्रतिशत संगठन कैसे ज्ञात करते हैं, और जिसके लिए हमने यहाँ पे एक फार्मूला भी दर्शाया और उसके द्वारा आप किसी भी यौगिक में उसके तत्वों का प्रतिशत संगठन बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी यौगिक है, हमने 2 एग्जाम्पल द्वारा उसे समझाया, एक पानी का एग्जाम्पल था और दूसरा किसका? एथेनॉल का, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में। तो सबसे पहली बात कि सूत्र होता क्या है?
तो कोई भी यौगिक हो, कोई भी यौगिक वह विभिन्न तत्वों से मिलकर के बना होता है और तत्वों का अपना प्रतीक होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का प्रतीक H है, नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है और इन्हीं तत्वों से कोई यौगिक बना है। इसका मतलब है कि प्रतीकों का समूह है क्या सूत्र। तो सूत्र जो होता है तत्वों के प्रतीकों का समूह होता है जो ये बताता है कि यौगिक में वह तत्व कितने प्रतिशत मात्रा में उपस्थित है। और यही सूत्र 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे हम 2 सूत्रों के बारे में वर्णन करेंगे। एक है क्या मूलानुपाती सूत्र और दूसरा है आणविक सूत्र। क्या होता है मूलानुपाती सूत्र? तो सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है कि कोई भी यौगिक है कि कोई भी यौगिक उसमें उसके तत्वों का एक निश्चित पूर्णांक अनुपात वाले सूत्र को बोला जाता है मूलानुपाती सूत्र। तो किसी भी यौगिक के सूत्र में उसके तत्वों के निश्चित अनुपात में पूर्णांक वाले जो सूत्र होते हैं वही कहलाते हैं मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हमने नोट कर रखा है। देखना यहाँ पे किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों को सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात में प्रदर्शित किया जाए तो यौगिक के सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। हमारे पास है एक यौगिक जिसे हम कहें ग्लूकोज। क्या चीज? तो ग्लूकोज। इसको हम इसका जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज में 3 तत्व मिले हुए हैं, मतलब ग्लूकोज 3 तत्वों से मिलकर के बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी को हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब देख लेते हैं कि इसमें जो ये परमाणु है, ये जो तत्व है, इनके परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या 6 है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 12 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 6 है। अब इसका अपना एक अनुपात निकलता है। क्या करें कि हम सभी में सबसे छोटी संख्या से भाग दे दें। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 6 है, तो इसमें 6 का भाग देते हैं तो आ जाएगा 1 और इसमें 6 का भाग देते हैं तो आ जाएगा 2 और इसमें 6 का भाग देते हैं तो आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमें एक सरल अनुपात प्राप्त हुआ। सरल अनुपात ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सरल अनुपात क्या आ गया? 1:2:1 का। अब इसी को हम प्रदर्शित कर दें कि कार्बन के स्थान पे C1 लिखे और इसके हाइड्रोजन के स्थान पे H2 लिखा जाए और ऑक्सीजन के स्थान पे H1 लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया C1H2O। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं CH2O। एक हमें सूत्र प्राप्त हुआ जो कि इसके सरल अनुपात का सूत्र है, यौगिक में उपस्थित तत्वों के सरल अनुपात का सूत्र है और इसी सूत्र को कहा जाता है मूलानुपाती सूत्र। समझ में आ गया होगा चीजें। वही चीज लिखा गया है, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात में प्रदर्शित किया जाए। किसी यौगिक में उपस्थित जो तत्व है उनको सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात में, यही तो प्रदर्शित किया गया है ना, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात। और यही अनुपात वाला सूत्र कहलाएगा कौन सा सूत्र? मूलानुपाती सूत्र। अब हम बात करेंगे आणविक सूत्र के बारे में। इसे ही अणु सूत्र भी कहा जाता है और किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक में उपस्थित उसके तत्वों के पूर्ण संख्या को बताता है, मतलब कि पूर्ण संख्या को बताने वाले सूत्र को बोला जाता है आणविक सूत्र या अणु सूत्र। वही चीज नोट किया गया है, किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? अणु सूत्र कहेंगे। यहां पे बोला जाए कि ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या है? ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या है? ठीक है, अणु सूत्र। तो ध्यान देना है कि वास्तविक संख्या इसमें कितनी है? कार्बन की 6 है, हाइड्रोजन की 12 है और ऑक्सीजन का 6 है। तो इसके जो वास्तविक सूत्र हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा आणविक सूत्र क्या होता है और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में रिलेशन होता है, संबंध होता है। ये क्या रिलेशन है इसे समझ लिया जाए तो जो अणु सूत्र होता है ना, अणु सूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है यहाँ पे। अणु सूत्र बराबर होता है क्या चीज? तो N इंटू मूलानुपाती सूत्र। यहाँ पे N क्या है? तो यहाँ पे लिखा गया है सरलतम पूर्ण संख्या का
अनुपात, यही क्या है आपका n है, जो कि यहाँ पे n को दिखाया गया है। तो यदि आपको मूलानुपाती सूत्र पता है तो हम क्या कर सकते हैं, या n का मान पता है तो अणुसूत्र आराम से निकाल लेंगे। इसी के बारे में अभी हम कुछ एग्जाम्पलों से समझेंगे। तो यहाँ पे n के मान को निकालना है, ठीक है। तो n के मान के लिए आता है क्या चीज, n बराबर, ध्यान देना है, n बराबर होता है अणु सूत्र द्रव्यमान, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और बटे में होगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि n का मान हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, अणुसूत्र द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान बटे में हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। चीजों को बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि सारी चीजें एकदम डीप में जाकर के आपको बताया जा रहा है, एकदम गहराइयों से बताया जा रहा है, और यहाँ पे विस्तार से चल रहा है केमिस्ट्री आपका, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और हर एक जगह पे जो चीज छुपा दिया जाता है वो चीज आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। कंटिन्यूसली आप लोगों को वीडियो देखना है, आप बहुत ही अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। दूसरी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे पास मैसेज करते हैं कि वीडियो तो देखने से पढ़ाई समझ में आ जा रहा है, लेकिन वीडियो देखने के बाद हम उसे भूल जा रहे हैं। तो आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि केवल वीडियो देख लेने से ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी, आपको करना पड़ेगा अभ्यास, जैसा कि हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। यदि आप पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और यही जो प्रैक्टिस है आपको आपके इस सब्जेक्ट में पारंगतता देगी, यानी कि इसमें आप जो है उपलब्धियां प्राप्त कर पाएंगे। तो आप लोगों को केवल यहाँ पे जो चीज बताया जा रहा है उसको देखने के साथ साथ उसका अभ्यास भी करते चलना है। अब ये नहीं है कि हम कहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लो और आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको जो है मोबाइल में छोड़ देंगे, कहीं लिखेंगे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे, तो ऐसे मोबाइल में पड़ा रहेगा। यदि मोबाइल एक जो है इंस्ट्रूमेंट है और किसी कारण से जो है क्या हो गया, मोबाइल खराब हो गया, तो ये सारा चीज, सारा डेटा उसमें से हट जाएगा। तो आप लोग जो है नोट करते रहें, आपका जो नोट्स है वह हटने वाला नहीं है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि नोट्स बनाते रहना है और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलना है। इसको आप लोगों को नोट करना है। उसके बाद से हम कुछ न्यूमेरिकल देंगे और न्यूमेरिकल से हमारा ये जो चीज़ है आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट रहेगा वह डाउट जो है समाप्त हो जाएगा और आप मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र की गणना कर सकते हैं। या प्रतिशत संगठन दिया है तो प्रतिशत संगठन से आप मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे और मूलानुपाती सूत्र है तो उससे अणु सूत्र, क्योंकि दोनों का रिलेशन यहाँ पे दिखाया जा चुका है। तो इसे आप नोट कीजिए और उसके बाद से हम क्रम को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि प्रतिशत संगठन से मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात कर लेंगे और मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र की गणना कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें मिटाएंगे और उसके बाद से एग्जाम्पल को हम बोर्ड पे लिखते हैं। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यदि आप समझ लिया तो बहुत ही अच्छे से इस तरह के जो क्वेश्चन है आप कर पाएंगे। देखना है ध्यान से, क्वेश्चन है क्या, उस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में और उसी को हम यहाँ पे नोट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर है 1.2। 1.2 ये क्या है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन कामा 24.27% कार्बन एवं 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। इसका मूलानुपाती सूत्र
एवं आणविक सूत्र क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एवं 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 है, 96 ग्राम। तो इसका मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र क्या होगा, इसी की गणना करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। जो चीजें दिया हुआ है उसको हम पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हल होगा, हल। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा दे दिया है कितना, तो 4.07%। उसके बाद से कार्बन का प्रतिशत मात्रा दे दिया है कितना, तो 24.27%। उसके बाद से क्लोरीन का प्रतिशत मात्रा दे दिया है कितना, तो 71.65%। और फिर से क्या दे रखा है, यौगिक का मोलर द्रव्यमान दे रखा है। यौगिक का मोलर द्रव्यमान दे दिया है कितना, तो 98.96 ग्राम। पूछ क्या रहा है, मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है और इसके साथ साथ आणविक सूत्र पूछ रहा है। वो चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा और पूछ रहा है अणु सूत्र क्या होगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, देख सकते हैं 1.2 नंबर पे ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है उसको एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो चार्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान होता है। और ऐसा क्वेश्चन यदि भविष्य में आपको कहीं भी मिल गया तो इस चार्ट को देख लिए तो आगे उस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। क्या है चार्ट में, वही चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। हमारे पास जो डेटा मौजूद है क्या चीज़ है, तो हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन ये तत्व हैं और इन्हीं से कोई यौगिक बना है। ठीक है, और इन्हीं का प्रतिशत संगठन दे रखा है। तो सबसे पहले इन तत्वों को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, तो तत्व है। कौन कौन से तत्व हैं वो देखा जाएगा अभी। उसके बाद से क्या करना है कि इन तत्वों का परमाणु भार हम ज्ञात करेंगे, परमाणु भार। उसके बाद से क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत कितना है, प्रतिशत मात्रा यहाँ पे कितना है वो हम देखेंगे। और उसके बाद से देखा जाएगा क्या चीज़, तो इसके बाद से प्रतिशत मात्रा के बाद हम मोल ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या ज्ञात करने के बाद जो चीज ज्ञात किया जाएगा वो होगा सरल अनुपात, सरल अनुपात। चीजों को ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे। उसके बाद से सरल अनुपात ज्ञात करने के बाद हमें पता करना पड़ेगा पूर्णांक क्या होगा। इतनी चीजों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, तब जाकर के इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप हल कर पाएंगे। देख लेते हैं आपके पास तत्व कौन कौन से मौजूद हैं, तत्व कौन कौन से मौजूद हैं। तो जो तत्व है वह है हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। क्या मतलब, देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके बाद से कार्बन है और क्लोरीन, ऐसे लिख देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तत्व हैं। कार्बन का परमाणु भार पता है, होता है 12.01। हाइड्रोजन का एक्यूरेट परमाणु भार होता है 1.008 और क्लोरीन का होता है 35.5। ये हो गया इनका परमाणु भार। प्रतिशत मात्रा कार्बन का कितना दिया है, 24.27%। हाइड्रोजन का कितना दिया है, 4.07%। और क्लोरीन का कितना दिया हुआ है, तो क्लोरीन का दिया हुआ है कितना, तो 71.65%। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिशत संगठन। अब बात करेंगे मोलों की संख्या। तो आपको मोलों की संख्या ज्ञात करना है यहाँ पे, तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले को याद रखना है कि मोलों की संख्या बराबर होगा क्या चीज, तो मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा प्रतिशत मात्रा
और बटे में हो जाएगा क्या, तो परमाणु भार। तत्व का प्रतिशत मात्रा बटे में हो जाएगा परमाणु भार। इससे हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखो तो यहाँ पे ये प्रतिशत मात्रा है और ये परमाणु भार है, निकाल लेते हैं। प्रतिशत मात्रा 24.27 और बटे में क्या हो जाएगा, तो 12.01। इसको यदि हम हल करें 24.27 में 12.01 से यदि हम भाग दें तो आ जाएगा कितना, 2.02। उसके बाद से हम इसका निकाल लेते हैं मोलों की संख्या। तो प्रतिशत संगठन दे रखा है 4.07 अपान हो जाएगा 1.008। तो इसको यदि हम क्या करें, इससे भाग दे दें तो आ जाएगा 4.04। उसके बाद से यहाँ पे हम ज्ञात करें तो इसका मोलों की संख्या हो जाएगा 71.65 अपान 35.5 इक्वल टू इसका भी मान हो जाएगा 2.02। तो हमें ये मोल ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ, मोल। अब हमें सरल अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक बात याद रखनी है, तो जो इसमें से सबसे छोटी संख्या है, जो इसमें जो है सबसे छोटी संख्या है, उसी से हम उसके मोल में क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या यही 2.02 दिख रहा है, 2.02 ये तो अधिक है ना, तो उसी संख्या से, इसी छोटी संख्या से हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम भाग दे देंगे तो हमें निकल जाएगा सरल अनुपात। निकालते हैं। 2.02 में क्या करें, 2.02 का भाग दें तो हमें निकल करके आएगा ये मान 1। उसके बाद से यहाँ पे क्या करते हैं, 4.04 में 2.02 से भाग देते हैं तो निकल करके आएगा 2। उसके बाद से इसका जो मान होगा 2.02 में 2.02 से यदि भाग देंगे तो ये मान निकल करके आएगा 1। ये सभी पूर्णांक ही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। यदि पूर्णांक नहीं रहेगा, उस पर भी एक क्वेश्चन हम हल करवाएंगे। तो ये जो है सभी पूर्णांक है, यदि पूर्णांक नहीं रहेगा तो क्या करना है, ये भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकल करके आया, एक सरल अनुपात निकल करके आया। क्या, सरल अनुपात। कितना, सरल अनुपात जो है निकल करके आया, वह कितना आया, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन का अनुपात है कितना, 1। कार्बन का कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का 2 है और क्लोरीन का 1 है। तब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, अभी तो हमने बताया मूलानुपाती सूत्र के बारे में। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो यौगिक के सरल अनुपात वाले सूत्र को ही मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। तो मूलानुपाती सूत्र बराबर हो जाएगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है, या इसी को हम लिख सकते हैं CH2Cl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2Cl। ये है मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो गया। अब मूलानुपाती सूत्र से आपको क्या निकालना है, आणविक सूत्र निकालना है, अणु सूत्र निकालना है। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र भार। तो जो ये परमाणु है उसके परमाणु भारों को जोड़ लेंगे तो हमें मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम परमाणु भारों को यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करते हैं, जोड़ लेते हैं परमाणु भार। तो ध्यान देना है, यहाँ पे कार्बन का कितना होता है, 12.01 होता है। उसके बाद से हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1.008 होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 × हो जाएगा 1.008 और इसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, और इसका परमाणु भार होता है 35.5। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। यदि इसके हम परमाणु भारों को जोड़ ले तो हमें निकल आएगा मूलानुपाती सूत्र भार, और जो कि ये मूलानुपाती सूत्र भार निकल करके आता है 49.98। 49.98। ठीक है, ये मान निकल करके आता है 49.98। अब हमने n का मान बताया हुआ है, अभी तो बताया n क्या होता है, तो वही जो सरल अनुपात वाला पूर्णांक होता है वही, और n के मान को ज्ञात करना है। तो बताया गया है कि यहाँ पे मोलर द्रव्यमान और बटे में कर लो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, अभी हमने इसके बारे में बताया। तो n बराबर हो जाएगा कितना, तो मोलर द्रव्यमान यहाँ पे निकाला गया है 98.96
अपान हो जाएगा कितना 49.98 और ये जो है हल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2। n का मान निकल करके आया कितना 2। तब अणुसूत्र बराबर क्या होता है, अणुसूत्र बराबर होता है ना n इंटू मूलानुपाती सूत्र, यही होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तब हो जाएगा कितना, n का माना गया 2 इंटू मूलानुपाती सूत्र क्या निकाला गया CH2Cl, CH2Cl, यही मूलानुपाती सूत्र है। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कि अणुसूत्र बराबर हो जाएगा C2H4Cl2, यही होगा ना। इसमें 2 का गुणा किया जाएगा, हाइड्रोजन में 4 2 का गुणा किया जाएगा, 2 हाइड्रोजन पहले से हैं, उसके बाद से हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो 4, और क्लोरीन 1 है तो 2 का गुणा करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा Cl2। तो ये हो गया इसका क्या चीज, तो मूलानुपाती सूत्र। चीजें समझ में आ गया है कि मूलानुपाती सूत्र भी हमने ज्ञात कर लिया, क्या है इसका मूलानुपाती सूत्र, तो CH2Cl। अणुसूत्र भी ज्ञात कर लिया गया, क्या है इसका अणुसूत्र, तो C2H4Cl2। समझ में आ गई होगी सारी चीजें। अब जो है इसको एक नोट करना है, उसके बाद से हम एक और क्वेश्चन को हल करेंगे, तब जाकर के और भी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसका लेना है स्क्रीनशॉट, उसके बाद से हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे नोट करते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लिया है। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि किसी यौगिक के तत्वों के प्रतिशत संगठन से किस प्रकार से हम उसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भी हम वही सीखेंगे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है, देखा जाए क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, किसी गैसीय हाइड्रोकार्बन का विश्लेषण पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इसमें कार्बन 83% तथा हाइड्रोजन 17% पाया गया। उसके बाद से दूसरा है एसटीपी पर 132 ml का भार 0.342 ग्राम पाया गया। हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। हाइड्रोकार्बन का क्या आणविक सूत्र होगा उसको ज्ञात करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही करेंगे जिस तरह से चार्ट द्वारा हम लोगों ने सरल अनुपात ज्ञात किया था इन तत्वों का प्रतिशत मात्रा से, वही ज्ञात किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हल करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम चार्ट द्वारा ज्ञात करेंगे, चार्ट द्वारा हम ज्ञात करेंगे क्या चीज, तो इनकी अपनी एक सरल अनुपात। तो हमारे पास क्या क्या चीज है, तत्व है, उसके बाद से तत्व होगा तो उसका अपना परमाणु भार होगा, परमाणु भार। उसके बाद से क्या है, तो प्रतिशत मात्रा, कितने प्रतिशत में वह यौगिक में उपस्थित है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और उसके बाद से हम ज्ञात करेंगे मोलों की संख्या से उसका सरलतम अनुपात, और उसके बाद से उसको पूर्णांक किया जाएगा। क्या करेंगे, तो पूर्णांक में उसे करेंगे। यही चीज इतनी यदि बात पता है, इतना करने आ जाता है तो बहुत ही अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की गणना कर सकते हैं। आणविक सूत्र की गणना करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा मोलर द्रव्यमान, जो कि क्वेश्चन में तो मोलर द्रव्यमान है ही नहीं, तो मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें जो चीजें करना है वो हम यहाँ पे बोर्ड पे दिखाते हैं, ध्यानपूर्वक समझना है। कौन कौन से तत्व है, तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12.01, यही होता है, या हम एक्यूरेट मान लगभग में ले लेते हैं 12। हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हम लगभग में लेते हैं, एक्यूरेट मान को अभी रहने देते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। ठीक है, प्रतिशत मात्रा कितना दिया है, 83% कार्बन दे दिया है और 17% हाइड्रोजन दिया गया है। अब इसका हम क्या करते हैं, मोल ज्ञात करते हैं। मोल ज्ञात करने के लिए वही बताया गया कि जो प्रतिशत मात्रा है उसमें भाग दे देना है परमाणु भार से।
तो प्रतिशत मात्रा इसका 83 है और परमाणु भार है 12। जो मान निकल करके आएगा यहाँ पे वह आएगा 6.91। यहाँ पे लिख देते हैं 6.91। उसके बाद से इसका प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। प्रतिशत मात्रा तो ज्ञात है, मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग दे देते हैं। तो इसका प्रतिशत मात्रा है 17 और परमाणु भार है कितना 1। कितना है 1। तो इसका जो मोलों की संख्या हो जाएगा वो 17 ही होगा। अब सरलतम अनुपात ज्ञात करते हैं। सबसे छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहाँ पे छोटी संख्या यही है, तो 6.91 में हम 6.91 का यदि भाग दें तो ये मान आ जाता है कितना 1 ही आएगा। और यहाँ पे 17 में 6.91 से भाग दें, 91 से भाग दें तो यह जो मान निकल करके आता है वो कितना है, तो 2.5। 2.5। अब ये पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। भाई दोनों में तो 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 1 × 2 = हो जाएगा 2, और इसमें 2.5 × 2 = हो जाएगा कितना 5। हमने क्या कर लिया, इसको पूर्णांक में कर लिया। ठीक है, पूर्णांक में कर लिया। अब यहाँ पे जो सरल अनुपात निकल करके आया वो कितना आया, सरल अनुपात निकल करके आया 2:5 का। ठीक है, सरल अनुपात किसका, तो इस यौगिक में उनके तत्वों का, कार्बन और हाइड्रोजन का। जो कार्बन का यहाँ पे मान है वो 2 है और हाइड्रोजन का जो मान है वो कितना है 5 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें ज्ञात हो गया मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि सरल अनुपात वाले सूत्र को ही मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। तो निकल करके आया मूलानुपाती सूत्र। तो जो मूलानुपाती सूत्र इसका हो जाएगा कितना, तो C2H5 हमें मिल गया मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र हमने यहाँ पे क्या कर लिया, तो ज्ञात कर लिया। अब हम इस मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या होगा, तो मूलानुपाती सूत्र क्या है आपका, C2H5 है और इसका द्रव्यमान यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन है प्लस हाइड्रोजन की संख्या 5 है, 5 × H। तो यहाँ पे हम क्या करें, तो H तो यहाँ पे देखना है 2 × कार्बन का होता है 12 और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 5 × हो जाएगा 1 = ये हो जाएगा 24 और प्लस 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। तो कितना माना गया 29। तो हमने यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती सूत्र भार भी ज्ञात कर लिया। क्या होता है मूलानुपाती सूत्र भार, तो जो मूलानुपाती सूत्र आया उसमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भार को जोड़ लेंगे तो हमें निकल करके आ जाएगा, हमें मिल जाएगा मूलानुपाती सूत्र भार। तो इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, आणविक सूत्र पूछा जा रहा है और बताया गया है कि जो आणविक सूत्र है वह बराबर होता है n × मूलानुपाती सूत्र के, मूलानुपाती सूत्र के। ठीक है, अब बात करें तो n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n बराबर बताया गया है मोलर द्रव्यमान यौगिक का मोलर द्रव्यमान और बटे में होता है मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान तो हमें पता है, लेकिन मोलर द्रव्यमान नहीं पता है। और जब तक मोलर द्रव्यमान नहीं पता होगा तब तक हम इसका n नहीं ज्ञात कर पाएंगे, और n नहीं ज्ञात हो पाएगा तो उसका आणविक सूत्र भी पता नहीं चल पाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दूसरा, STP पर 132 ml का भार इतना ग्राम पाया गया। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया गया कि 1 ग्राम अणु, ध्यान देना है, चीजों को लिख देते हैं, 1 ग्राम अणु बराबर होता है 1 मोल अणु के, और 1 ग्राम परमाणु
बराबर होता है 1 मोल परमाणु के, ठीक है। और यहाँ पे जो है 1 मोल अणुओं का जो आयतन है कितना होता है 22.4 लीटर, क्योंकि ये एसटीपी पर दिया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो आयतन होता है 22.4 लीटर, यानी कि 1 मोल अणुओं का 1 मोल अणुओं का आयतन बराबर होता है 22.4 लीटर। 1 मोल अणुओं का आयतन होता है कितना 22.4 लीटर। तो ये चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि 1 ग्राम अणु बराबर 1 मोल अणु और बराबर 22.4 लीटर, यही हो जाएगा ना। 1 ग्राम अणु बराबर 1 मोल अणु, 1 मोल अणु बराबर हो जाएगा 22.4 लीटर। ये चीजें आपको याद रखनी है, 22.4 लीटर। तब देखना है यहाँ पे क्या दिया है, तो 132 ml का भार दिया है 0.342 ग्राम, ठीक है। तो वही लिखा जाएगा, चूंकि 132 ml का भार बराबर दिया हुआ है 0.342 ग्राम, तो यहाँ पे 1 ml का निकाल लें, इसलिए 1 ml का भार बराबर हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 0.342 अपॉन 132, ये है यहाँ पे ml में, और ये यहाँ पे है किसमें, तो यह है ग्राम में। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 1 ml का भार इतना है, 1 ml का भार हमें यहाँ पे पता चल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22.4 लीटर का हमें क्या करना है, भार ज्ञात करना है 22.4 लीटर का। अब यहाँ पे ml में दिया हुआ है, ml में, तो इसको भी ml में बदलेंगे ना, तो हो जाएगा कितना, इसलिए 22,400 ml का भार कितना हो जाएगा, तो 0.342 ग्राम इंटू 22,400 ml और बटे में हो जाएगा 132 ml। ml से ml हो जाएगा कैंसल, ml से ml हो जाएगा कैंसल। तब ये जो मान निकल करके आएगा वह आएगा कितना, इसको यदि हम कैलकुलेट करें, हमने कैलकुलेट कर रखा है, आप लोग भी करने का प्रयास करें, तो ये मान निकल करके आएगा 58 ग्राम, ठीक है। कितना मान निकल करके आया, 58 ग्राम। यही 58 ग्राम क्या है, 58 ग्राम है आपका, 58 ग्राम है क्या चीज, तो मोलर द्रव्यमान, क्योंकि 1 ग्राम अणु जो है 1 मोल अणु के बराबर होता है, और 1 मोल अणुओं के द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, बताया गया है। तो मोलर द्रव्यमान यहाँ पे निकल आया, तो क्या है, यहाँ पे हमने मोलर द्रव्यमान निकाल लिया कितना, 58, और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हमें पता है कितना होता है, तो 29 हमने ज्ञात करके रखा है। अब इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 58 में 29 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा मान 2, तो n का मान निकल करके आया कितना, 2। अब यही जो n का मान है ना, आणविक सूत्र में यहाँ पे लगा देंगे, तब यहाँ पे उसी मान को लिख देते हैं। आणविक सूत्र बराबर हो जाएगा, आणविक सूत्र बराबर हो जाएगा, n का मान है 2 इंटू मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो C2H5 है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, C4H10, ये हो जाएगा इसका आणविक सूत्र। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया है। इतना आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा, यदि समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे, इतना आप लोग नोट करें, उसके बाद से हम समझेंगे किसके बारे में, तो बैलेंस करना, किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो आप ये नोट करें।
अभी आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की गणना करते हैं। मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं ये बताया गया 2 एग्जाम्पल से, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को पढ़ना है और अभ्यास करते रहना है। अभ्यास जितना करेंगे उतने ही अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अब हम जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रसायन विज्ञान जो है रासायनिक अभिक्रियाओं का विज्ञान है। इसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है और नए नए उत्पाद बनते हैं। अब यहाँ पे आपको उत्पाद प्राप्त करना है तो रासायनिक अभिक्रिया करवाना ही पड़ेगा। रासायनिक समीकरण में भाग लिए हुए अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ को यदि सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर दें तो वह रासायनिक समीकरण हो जाएगा। और रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या मतलब कि जब अभिकारक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या उत्पाद पदार्थ के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। और कुछ रासायनिक समीकरण को हम यहाँ पे नोट करके उसके संतुलित करने के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ध्यान देना है, एक रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं जैसे कि आयरन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड भी बनाता है, लेकिन यहाँ पे हम फेरिक ऑक्साइड के बारे में समझेंगे। क्या है? पहला नंबर हम संतुलित कर लेते हैं। आयरन है और यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है क्या चीज? तो फेरिक ऑक्साइड FiO3। तो यहाँ पे ये क्या है? आयरन है, ठीक है, आयरन यानी कि लोहा। उसके बाद से ये क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जिसको कि हम डाई ऑक्सीजन भी कहेंगे। और ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। हमने फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे हमने एक रासायनिक समीकरण लिख दिया और रासायनिक समीकरण में जो यौगिक भाग लिए हैं यही अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक। और इसके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके? तो उत्पादों के। जो नया पदार्थ बना है यही क्या है? उत्पाद है, ठीक है। जब बराबर है तो समीकरण संतुलित है, यदि बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे आयरन के परमाणु की संख्या 1 है और यहाँ पे आयरन कितना है? 2 है। इसका मतलब है कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम इनके अवस्थाओं के बारे में लिख लेते हैं। आयरन हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है, और यहाँ पे आयरन है तो आयरन सॉलिड स्टेट में ही होगा, ठीक है। अवस्थाओं को हमने लिख दिया। अब इसको जो है संतुलित करते हैं। देखो, तो सबसे पहले जो अणु के रूप में है या अकेले परमाणु है उसको हम पहले संतुलित नहीं करेंगे। जो यौगिक के रूप में परमाणु संयुक्त है उसी को हम संतुलित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आयरन की संख्या 2 है और यहाँ पे आयरन की संख्या 1 है। यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन की संख्या 3 है। पहले हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 और यहाँ पे ये कितना है? 3 ही है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन 6, आयरन हो जाएगा कितना? 4। तो पहले भी बताया गया कि आपको जो अकेले परमाणु है उसको बाद में संतुलित करना है। तो आयरन 4 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे। दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। बहुत ही आसान है समीकरण को संतुलित करना। कुछ हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो सभी जो है समीकरण को बहुत ही अच्छे से हम संतुलित कर पाएंगे। आगे हम देख लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोग पढ़े हुए हैं, जो क्या है? मैग्नीशियम के रिबन को क्या किया जाता है? दहन किया जाता है, मतलब कि जलाया जाता है। क्या किया जाता है? जलाया जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाया जाएगा। बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। तो ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझना है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है, अवस्था को दिखा देते हैं। ऑक्सीजन किस में होता है? ऑक्सीजन गैस की अवस्था में है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है सॉलिड स्टेट में है। समीकरण को देखते हैं कि क्या ये समीकरण संतुलित है
कि नहीं, तो संतुलित करने का प्रयास करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मैग्नीशियम तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले जिसमें परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है उसी को हम संतुलित करेंगे, जो परमाणु अकेले हैं उसको बाद में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा दोनों ओर। लेकिन मैग्नीशियम हो गया 2, इधर 1 है, तो इसमें हम मैग्नीशियम में 2 का गुणा कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या कर लिए, समीकरण को संतुलित कर लिए। उसी प्रकार से एक और हम समीकरण को समझेंगे। क्या है समीकरण, तो अगला तीसरा नंबर पे समीकरण को हम संतुलित करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस P4 के रूप में होता है, इसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है फास्फोरस पेंटाक्साइड यानी कि P2O5 बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फास्फोरस है, फास्फोरस, और उसके बाद से ये यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद से ये है फास्फोरस पेंटाक्साइड, फास्फोरस पेंटाक्साइड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो सिंगल है P4 ये होता है, ठीक है, फास्फोरस P4 के ही रूप में होता है और इसका दहन किया जाता है तो बनता है P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्साइड। अब यहाँ पे देख लेना ये चीज़ें किस रूप में है, फास्फोरस सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, और फास्फोरस पेंटाक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है। इसको संतुलित करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे संतुलित करेंगे जिसमें कि अधिक परमाणुओं की संख्या है, सिंगल वाले को बाद में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि फास्फोरस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। यदि हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं तो फास्फोरस जो है बैलेंस हो जाता है, फास्फोरस बराबर हो जाता है दोनों ओर। ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन 10 हो गया, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे यदि हम 5 का गुणा कर दे तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें समझ लिया कि जो ये क्या है, ये जो रासायनिक समीकरण है ये हो गया संतुलित, रासायनिक समीकरण हो गया क्या चीज़, तो संतुलित। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमें प्रोपेन का दहन करना है, किसका, प्रोपेन का, तो दहन किस में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वही चीज़ हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, चौथा समीकरण, प्रोपेन का दहन किया जाता है तो ऑक्सीजन तो उपस्थिति होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ध्यान देना है यहाँ पे प्रोपेन का जो सूत्र होता है वो होता है C3H8 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या किया गया है, दहन करवाया गया है। तो जब दहन होगा तो इसका मतलब है कि बनता क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है CO2 और इसके साथ साथ H2O बनता है। तो ये क्या है, प्रोपेन है, ये क्या है, प्रोपेन है। किस अवस्था में, गैस होती है, गैस अवस्था में। ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। उसके बाद से ये वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। और यहाँ पे है ये जल यानी कि पानी, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमने इसकी अवस्था को भी दिखा दिया। अब इसे संतुलित करना है तो ध्यान देना है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना है। तब यहाँ पे देख लेना है सबसे पहले कि इस यौगिक में, यही यौगिक है ना जिसमें कि परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे पहले इसी को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये अभिकारक साइड में कार्बन के परमाणुओं की संख्या 3 है और इधर एक ही है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 3 का गुणा। तो कार्बन तो संतुलित हो गया। ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 8 है और यहाँ पे 2 है, तो यदि हम यहाँ पे 4 का गुणा कर लें तो हाइड्रोजन संतुलित हो जाता है। अब देखा जाए तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 4 और 6 10 है ना, 4 और 6 10। इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे,
5 का गुणा कर लेंगे तो ये भी बैलेंस हो गया। तो बहुत ही आसानी से आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए भी कुछ चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया जो कि आगे चल करके आपको लाभ देने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे के आने वाले वीडियो में हम जानेंगे स्टाइकियोमेट्री एवं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को आगे के वीडियो में बात किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ लिया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।